नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीक फाइनेंस पर बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों ने हमारे LIC सीरीज के वीडियो को इतना पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं और रूपशा मैम हम लोग दोनों मिल करके आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्विफ्ट फाइनेंस सिस्टम के ऊपर में कि ये स्विफ्ट होता क्या है, ग्लोबल मार्केट में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, स्विफ्ट का फाउंडेशन कब हुआ, स्विफ्ट की ज़रूरत क्या आन पड़ी। पहले तो बहुत सारे सिस्टम्स ऑलरेडी, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स ऑलरेडी चल रहे थे ग्लोबल में, फिर इकोनॉमीज़ को स्विफ्ट सिस्टम अपनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसका पेमेंट सिस्टम का इंटायर प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या सैंक्शन स्क्रीनिंग्स के तरीके हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं स्विफ्ट को जानने का। स्विफ्ट एक एब्रीविएशन है विच स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका इस्तेमाल बैंक्स करती है टू रीच टू देयर काउंटर पार्टीज। काउंटर पार्टीज कौन से हो गए, मतलब अगर कोई बैंक अपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई सिस्टर बैंक, वो हो गया उसका काउंटर पार्टी। ठीक है, सो बैंक्स यूज़ करती है स्विफ्ट को टू रीच टू देयर काउंटर पार्टीज, और इससे क्या होता है, इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ता है, इन्हांस होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़ता है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ स्विफ्ट का? सो इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस नेटवर्क। स्विफ्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस नेटवर्क है जिसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1973, और इसके फाउंडिंग कंट्रीज थे 15 कंट्रीज के साथ इसको फाउंड किया गया था, और अभी 200+ कंट्रीज एंड टेरिटरीज इसके साथ कनेक्टेड है, और 11,000 इंस्टीट्यूट्स इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और अनुमान लगाया जाता है कि एनुअली, मतलब पूरे साल भर में मिनिमम 8.4 बिलियन मैसेजेस एक्सचेंज करती है स्विफ्ट। तो अगर ये फाइनेंशियल मैसेजेस को एक्सचेंज करती है, तो इससे कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हेल्प होता है, एक्चुअल सर्विस क्या प्रोवाइड करती है स्विफ्ट, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये प्लेटफॉर्म बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए? तो देखिए, स्विफ्ट एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करती है, एंड साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कि सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कैसे किया जाए। इसके लिए वो यूज़ करती है BIC, मतलब बैंक आइडेंटिफायर कोड को, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्विफ्ट कोड। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनल करेंसीज में डील करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं स्विफ्ट कोड को ही फॉर देयर इंटरबैंक मैसेजेस। ओके, एंड और इससे क्या होता है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल मैसेजेस जो स्विफ्ट प्रोवाइड करती है बैंक्स के ट्रांजैक्शंस के लिए, ये क्या हेल्प करती है बैंक्स को, तो ये हाईली सिक्योर होती है, एंड मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये फंड ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट नहीं करती है, ये सिर्फ एक फिनेंशियल मैसेज को ट्रांसफ़र करती है ताकि जो ट्रांजैक्शन बैंक कर रही है उसको उसमें मदद मिले। सो बेसिकली इसका काम क्या है, इट्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सो एक सेंट्रलाइज स्टोर के थ्रू, ये फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस को ईज करती है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड बाकी अदर्स। ठीक है, सो इससे क्या होता है, इससे गारंटी मिलती है, गारंटी सिक्योर एंड रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस। ओके, तो इसके यूजर्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर एग्जांपल बैंक्स इसके मोस्ट जो इंटरनेशनल बैंक्स है इसके बहुत बड़े इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, और कौन से हैं, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मनी ब्रोकर्स हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकर डीलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लियरिंग सिस्टम्स एंड सेंट्रल डिपॉजिटरीज हैं, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी सर्विस कंपनीज हैं, सब्सिडियरी प्रोवाइडर्स ऑफ कस्टडी एंड नॉमिनीज हैं, एंड ट्रेजरी काउंटर पार्टीज हैं। ओके, कि स्विफ्ट
के मेंबर्स, सब मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मेंबर्स हैज़ अ नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी विच शैल बी प्रोपोर्शनल टू द यूजेज ऑफ द मैसेज ट्रांसमिशन सर्विसेज ऑफ द कंपनी। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट को या फिर जिस भी कंट्री को जिसको इसका मेंबर बनना है, स्विफ्ट का मेंबर बनना है, तो वो जितने नंबर ऑफ मैसेजेस ट्रांसमिशन जो फैसिलिटी है स्विफ्ट जो प्रोवाइड करती है, उसका सर्विस अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके प्रोपोर्शनेटली उसको शेयर्स परचेज करना होगा एज टू बिकम मेंबर्स ऑफ स्विफ्ट। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। जितने मैसेज के ट्रांसमिशन सर्विसेज स्विफ्ट से वो कंपनी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहती है, उसका जितना हेल्प, उसका जितना इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहती है, तो उस प्रोपोर्शनेट में अगर वो इंस्टीट्यूट या कंपनी स्विफ्ट में शेयर्स परचेज करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है, तो वो उसकी मेंबर कंपनी बन जाती है। मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है मेंबर कंपनी का स्विफ्ट में। अब बात करते हैं सब मेंबर्स की। तो सब मेंबर्स कौन होते हैं? सब मेंबर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस एटलीस्ट 50% डायरेक्टली और 100% इनडायरेक्टली ओन्ड बाय अ मेंबर विथ फुल मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब मेंबर्स के पास तो फुल मैनेजमेंट कंट्रोल होता है क्योंकि वो तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्विफ्ट एज कंपनी में। तो सब मेंबर्स कौन होते हैं? सब मेंबर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिन्होंने या तो डायरेक्टली मेंबर्स से ओनरशिप खरीदा हुआ होता है या फिर 100% इनडायरेक्टली मेंबर्स से उनके ओनरशिप्स को या फिर उन शेयर्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब मेंबर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सब मेंबर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बन जाते हैं सब मेंबर्स। मतलब दे आर नॉट डायरेक्ट मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। मेंबर्स होते हैं डायरेक्ट मेंबर्स क्योंकि उनका 100% कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पे, लेकिन सब मेंबर्स होते हैं जो कि मेंबर्स के थ्रू स्विफ्ट में इन्वेस्ट करते हैं, स्विफ्ट के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स पे। तो पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट मे बी परमिटेड टू मेक यूज ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफ द कंपनी एज पार्टिसिपेंट, नॉट be entitled to shares in the capital of the company। Participants वो organizations होते हैं जिनको कि कंपनी से कुछ स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स मिलती है इस प्लेटफॉर्म का, लेकिन उनका शेयर्स पे, उनका स्विफ्ट के शेयर्स पे कोई ओनरशिप नहीं होता। स्विफ्ट के मैनेजमेंट में भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। उन्हें बस स्पेसिफिक सर्विसेज को यूज करने का उनको बेनिफिट मिलता है। आई होप इट्स क्लियर। मेंबर्स, सब मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। तो आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा कि जब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस इशू किए थे रशिया पे, तो उसका रीज़न क्या था? बिकॉज यूएसए या फिर कोई भी जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो दूसरे मेंबर कंट्रीज़ पे सैंक्शन या फिर उसकी स्क्रीनिंग के लिए सैंक्शंस इशू कर सकते हैं, सैंक्शंस ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि स्विफ्ट के जिस कंट्री पे सैंक्शन इस्तेमाल किया जाता है उस कंट्री के सारे स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, उसको सर्विसेज यूज़ नहीं करने दिया जाता है। तो मतलब ये सीधा हर्ट करने का कोशिश है कि उसके इकोनॉमी को हर्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि इस वॉर लाइक सिचुएशंस रोकी जाए। अगर कोई हॉस्टाइल मतलब ज़बरदस्ती कोई किसी चीज़ को दखल करने का कोशिश करता है, तो वैसे सिचुएशन में कोई भी मेंबर कंट्री किसी दूसरे मेंबर कंट्री
को सैंक्शंस इशू कर सकती है जो कि ऐसा हॉस्टाइल बिहेवियर कर रहा हो या फिर जो भी अपना डोमिनेंस दिखाने का कोशिश कर रहा हो, ताकि किसी भी तरह से कोई वर्ल्ड में कुछ कोई टर्बुलेंस आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशंस को रोकने के लिए ऐसा हॉस्टाइल जो कंट्री बिहेव करती है उसको रोकने के लिए अगर कोई मेंबर कंट्री सैंक्शन इशू करती है तो वो सीधा सा वार होता है उसके इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से कट करने का। आप सोचिए, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए जाते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना बड़ा एक आघात होता है, उसके इकोनॉमी पे ये डायरेक्ट एक वार है। इस जो एक्सट्रीम टर्बुलेंस या फिर एक्सट्रीम डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए ये सैंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो फंड ना कर सके अपने जो बिहेवियर है, जो फंड ना कर सके और उसकी इकोनॉमी को हर्ट हो। तो आगे की वीडियो में हम लोग ज़रूर आगे और इसमें क्लियरिटी हमें मिलेगी कि सैंक्शंस कितने तरह के होते हैं, स्विफ्ट के कौन कौन से बिजनेस पार्टनर्स होते हैं और स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। सो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching.